ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। इसमें हम लोग मराठा साम्राज्य का विघटन के बारे में जाने थे कि मराठा साम्राज्य किस तरह से अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को हथिया लिया था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंध में ब्रिटिश शासन की स्थापना। सिंध में अंग्रेजों ने किस प्रकार ब्रिटिश शासन की स्थापना की। सिंध जो है वो पाकिस्तान वाले इलाके में आता था। सिंध में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, जो कि सिंध ने अंग्रेजों की मदद की थी। सिंधियों ने अंग्रेजों की मदद की थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में सिंध ने अंग्रेजों की मदद की थी। 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय किया। सिंध का विलय किसने किया था? सिंध का विलय किया था चार्ल्स नेपियर ने। चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय किया था। इतिहासकार और राजनीतिज्ञों ने इसे निंदनीय बताया था, बहुत ही खराब बताया था। कथन हमें सिंधु को अपने अधीन करने का कोई अधिकार नहीं था, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी एवं मानवतापूर्ण नीचता होगी। और ये बात कहा था चार्ल्स नेपियर ने। सिंध का विलय किसने किया था? सिंध का विलय चार्ल्स नेपियर ने किया था। सिंध का विलय चार्ल्स नेपियर ने किया था। पंजाब में इसके बाद पंजाब में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस प्रकार होती है वो देखेंगे। प्रथम पंजाब में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए 2 युद्ध लड़े जाते हैं। पहला होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। दोनों में दिलीप सिंह के समय लड़ा जाएगा। इससे पहले हम लोग कुछ पंजाब का ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले पंजाब में जो गुरु रहे हैं उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि। सिख संप्रदाय का जो संस्थापक था वो था गुरु नानक। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक कौन थे? सिख संप्रदाय के संस्थापक। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक थे। बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक। गुरु का लंगर गुरु नानक ने शुरू किया था। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1839 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह दूसरे नंबर पर, जिनका जन्म 1666 पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करता है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा पंथ की स्थापना करता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मृत्यु जो होता है 1708 में नादेर नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी जाती है बंदा बहादुर के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है बंदा बहादुर के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने ही 5 करार दिए थे, जिसको कंघा केस बनियान ये सब था। देखो, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 पटना में हुआ था। 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मृत्यु जो हुआ था 1708 में नादेर नामक स्थान पर हत्या कर दिया गया था बंदा बहादुर के द्वारा, और सच्चा बादशाह कहा जाता है। 5 करार गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। इसके बाद तीसरे गुरु का नाम आता है बंदा बहादुर जिसे लक्ष्मण दास माधव बैरागी कहा जाता है। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी लोहगढ़ को बनाई थी। फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया जाता है। बंदा बहादुर को फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 में मृत्युदंड दे दिया जाता है। बंदा बहादुर का मृत्युदंड किसने दिया था? बंदा बहादुर को मृत्युदंड फर्रुख सियर ने दिया था। फर्रुख सियर के आदेश पर बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया जाता है। उसके बाद बंदा बहादुर के बाद जो सिख दल होते हैं वो छोटे छोटे दलों में विभाजित हो जाते हैं। इन दलों में से 12 दलों को मिलाकर कर्पूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया था। इसी में से 12 दलों को मिलाकर दल खालसा का निर्माण किया था। दल खालसा, ये जो दल होते थे छोटे छोटे दल, इनमें से 12 दलों को मिलाकर दल खालसा का निर्माण किया। और इसमें प्रमुख दल मिसल थे उनका नाम था सूकर चकिया मिसल। एक मिसल था सूकर चकिया मिसल, जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख था, जिसके संस्थापक थे चरत सिंह, और इसी से महाराणा रंजीत सिंह आते थे। सूकर चकिया मिसल से ही कौन आते थे? महाराणा रंजीत सिंह सूकर चकिया मिसल से आते थे। और भी बहुत सारे मिसल थे, जैसे कि अहलू वालिया मिसल, निसाल वाला मिसल, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बस कौन सा 12 दलों को मिलाकर एक मिसल आया था, सूकर चकिया मिसल, जिसमें कि महाराणा रंजीत सिंह आते थे। इसके बाद महाराणा रंजीत सिंह के बारे में जानेंगे। महाराणा रंजीत सिंह का जन्म जो हुआ था सूकर चकिया मिसल के मुखिया महा के यहाँ हुआ था। ठीक है, जो महा था मुखिया वहाँ का, तो उसी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। अत्यंत निपुण शासक थे। साम्राज्य विस्तार में इनका बहुत ही नाम जाना जाता है। साम्राज्य विस्तार के लिए इनको
जाना जाता है। 1798 में दुर्रानी शासक जहांमान शाह की सहायता की थी, जिससे इनको लाहौर मिला था। और इन्होंने महाराणा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। महाराणा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। 1799 में अमृतसर धार्मिक राजधानी बन जाती है। 1799 में जो महाराणा रंजीत सिंह था उसने अपनी धार्मिक राजधानी अमृतसर को बना दी, अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बना दी। 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि हुई। फ्रांस का भय था अंग्रेज़ों को। ये जो अमृतसर की संधि थी, अमृतसर संधि जो थी, इसमें सतलज नदी को बॉर्डर बना दिया गया और सतलज नदी के इस तरफ जो सिख संप्रदाय के थे और इस तरफ अंग्रेज़ों ने अपना बंटवारा कर लिया। ठीक है, जो अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि हुई तो उनका सतलज नदी को सीमा बना दिया गया। 1811 से 1823 में कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर इन्होंने जीत लिया। 1814 में अफगान शासक शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा दिलवाया था। जो शाह शुजा से कोहिनूर हीरा महाराणा रंजीत सिंह के पास आ जाता है फिर से, जो नादिर शाह लेकर चला गया था भारत से अफगान। इसके बाद देखेंगे कि रंजीत सिंह ने सिख साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया। रंजीत सिंह ने सिख साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया। ये जो सिख साम्राज्य था, ये एक सतलज नदी है। सतलज नदी के इस पार जो था वो अंग्रेज़ों ने बॉर्डर बना लिया। इस तरफ अंग्रेज़ थे, सतलज नदी के इस पार सिख संप्रदाय था। ठीक है, लाहौर को अपनी राजधानी बना ली थी और जो अमृतसर था उसको अपनी धार्मिक राजधानी बना ली थी। आगे देखते हैं जो महाराणा रंजीत सिंह था, महाराणा रंजीत सिंह उसका शासन व्यवस्था जानेंगे कि यह महीना वेतन पद्धति शुरू कर दिया था। महाराणा रंजीत सिंह ने महीना वेतन पद्धति, मतलब कि वेतन जो होता था वो महीना दिया जाता था। राज्य को सरकार एक खालसा नाम दिया और राज्य जो था उसको नाम दिया सरकार एक खालसा नाम दिया था महाराणा रंजीत सिंह ने राज्य को सरकार एक खालसा नाम दिया था। दीनानाथ वित्त मंत्री था और फ़कीर अजीमुद्दीन जो था वो विदेश मंत्री था। फ़कीर अजीमुद्दीन विदेश मंत्री था और दीनानाथ वित्त मंत्री था। इसकी सेना में महाराणा रंजीत सिंह की सेना में दो तरह के सेना थे। पहला था फौज ए खास जो कि नियमित सेना था और एक था फौज ए बेकवायद जो कि अनियमित सेना था। दो तरह के सेना था, एक था फौज ए खास और एक था फौज ए बेकवायद। फौज ए खास था नियमित सेना, फौज ए खास था नियमित सेना और फौज ए बेकवायद था अनियमित सेना। सैन्य प्रशिक्षण के लिए इटालियन बंतुरा जो था वो पैदल सेना था। फ्रांसीसी एलार्ड जो था वो घुड़सवार था। ठीक है, सेना के लिए महाराणा रंजीत सिंह की सेना में एक फौज ए खास था जो कि नियमित सेना था, फौज ए बेकवायद था जो कि अनियमित सेना था। सैन्य प्रशिक्षण के लिए इटालियन बंतुरा पैदल सेना को कहा जाता था और फ्रांसीसी एलार्ड जो कि घुड़सवार था। कथन, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सर्वधर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये महाराणा रंजीत सिंह का कथन था कि महाराणा रंजीत सिंह कहता है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख ले ली। महाराणा रंजीत सिंह का मृत्यु 1839 में हो जाता है। इसके बाद एक अयोग्य उत्तराधिकारी आता है दलीप सिंह और इसके बाद सिख संप्रदाय का विघटन हो जाता है और इसी के बाद दलीप सिंह के बाद ही आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो जाता है। महाराजा सिंह दिलीप के बारे में जानेंगे। अल्पवयस्क शासक था, मतलब कि बहुत ही कम उम्र का शासक था और इनकी जो संरक्षिका थी वो महारानी जिंद कौर थी जो कि इनकी माँ थी, इनकी संरक्षिका। चिलियावाला का युद्ध लॉर्ड डलहौजी करता है। लॉर्ड डलहौजी ये भी दिलीप सिंह के समय होता है। चिलियावाला का युद्ध दिलीप सिंह के समय होता है जो कि लॉर्ड डलहौजी करता है। प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी दिलीप सिंह के समय होता है। प्रथम दिलीप सिंह के समय होता है। 1849 में पंजाब पर शासन करने हेतु डलहौजी ने 3 लोगों की परिषद बनाई। पंजाब पर शासन करने के लिए डलहौजी ने 3 लोगों की शासन बनाई, जिसका अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस था और इसका अध्यक्ष जो था वो सर हेनरी लॉरेंस था। दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड का वार्षिक पेंशन दिया गया। ईसाई धर्म अपनाया। फिर जो दिलीप सिंह था उन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म अपना लिया। कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को दे दिया। दिलीप सिंह से जो महाराणा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा मिला था वो फिर दिलीप सिंह ने किसे दे दिया, मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों को दे दिया। फ्रांस में इनकी मृत्यु हो जाती है और इंग्लैंड में ही इनका अंतिम संस्कार हो जाता है। इनकी मृत्यु फ्रांस में हो जाती है और इंग्लैंड में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। महारानी जिंद कौर के बारे में जानेंगे जो कि दिलीप सिंह की माँ थी और दिलीप सिंह के समय की संरक्षिका भी थी। महारानी जिंद कौर 1817 से 1863, 1843 में 1846 तक सिख साम्राज्य की संरक्षिका बनी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो महाराणा रंजीत सिंह की सबसे छोटी रानी थी। महाराणा रंजीत सिंह की सबसे छोटी वाली रानी थी। अंतिम महाराजा दिलीप सिंह उन्हीं के पुत्र थे।
जो दलीप सिंह थे वो महारानी जिंद कौर के ही पुत्र थे। वे अपने सौंदर्य, ऊर्जा एवं उद्देश्य के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए उसे रानी जिंदा भी कहा जाता है। जो महारानी जिंद कौर थी, इन्हें रानी जिंदा भी कहा जाता है। महारानी जिंद कौर को रानी जिंदा भी कहा जाता है। उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण अंग्रेजों का उनसे डरना था। जो अंग्रेज थे वो उनसे डरते थे। अंग्रेजों ने उनके पंजाब का मैसूर लेना कहा था करते थे, जिससे उसे विद्रोह को दबाना अत्यंत कठिन था। देखो, पंजाब का मैसूर लेना, पंजाब का मैसा लेना किसे कहा जाता था? रानी जिंद कौर को कहा जाता था, जो कि महाराणा रंजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी थी और दलीप सिंह की माँ थी। पंजाब का मैसूलिना कहते थे अंग्रेज, सभी से पंजाब का मैसूलिना कहते थे, जिससे कि उनके विद्रोह को दबाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था अंग्रेजों के लिए। इसके बाद जो आंग्ल सिख होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो प्रथम आंग्ल सिख होता है 1845 से 1846 के समय होता है। उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। भारत का प्रधान सेनापति जो था वो लॉर्ड गव था। रानी जिंदल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसमें देखने को मिलती है। प्रथम आंग्ल सिख में रानी जिंदल, जो कि महारानी जिंद कौर थी, उनका हमें महत्वाकांक्षा देखने को मिलता है। अंग्रेजी सरकार व जनरल ब्रांड फूड की कूटनीति को अपनाता है। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसका परिणाम हुआ कि 1846 में लाहौर की संधि होती है और 1846 में ही भेरोवल की संधि होती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से दो परिणाम हुआ। पहला हो जाता है लाहौर का संधि होता है और दूसरा भेरावल का संधि होता है। मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और अलीवाल का युद्ध होता है। सभराव का युद्ध सिख सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह का विश्वविहार करता है इसमें, ठीक है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। जो कि 1848 से 1849 में होता है। उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। प्रथम आंग्ल सिख में लॉर्ड हार्डिंग था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में लॉर्ड डलहौजी था। चार्ल्स नेपियर था इसमें अंग्रेजों की तरफ से, और लॉर्ड गव था। रानी जिंदल के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार किया जाता है। जो रानी जिंदल था उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लाहौर व भेरावल का अपमानजनक संधि भी इसका कारण था। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का मुख्य कारण था लाहौर और भेरावल की संधि, जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से हुई थी। पंजाब की जनता मुल्तान के गवर्नर व अधिकारियों द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दिया था, ठीक है। पंजाब की जनता जो था वो मुल्तान का गवर्नर और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसकी हत्या कर दिया था। ब्रिटिश रेजिडेंट फ्रेडरिक क्यूरी ने मुल्तान के गवर्नर को अपदस्थ कर किया। लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। पंजाब का प्रशासन 3 सदस्यों व कमेटी को सौंपा गया, जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद ही अल्पवयस्क दलीप सिंह को 50,000 का वार्षिक पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पहला हुआ था रामगढ़ का युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में ही रामनगर का युद्ध हुआ था। चिलियावाला का युद्ध जो कि 1849 में, जिसमें जनरल गॉफ और शेर सिंह थे। चिलियावाला का युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में समय होता है। चिलियावाला का युद्ध जो कि 1849 में जनरल लॉर्ड गॉफ और शेर सिंह थे। गुजरात के युद्ध या तोपों का युद्ध 13 फरवरी 1849 को होता है। अंग्रेज कप्तान चार्ल्स नेपियर था। इसके बाद देखेंगे प्रमुख संधियों के बारे में, जो कि आंग्ल सिख युद्ध के समय जो प्रमुख संधियां हुई थी वो देखेंगे। लाहौर की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई थी। इसमें ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। हेनरी हार्डिंग और 7 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह थे जो संधि पर हस्ताक्षर किया था। उन्होंने हेनरी हार्डिंग था और 7 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह था। सिखों को ब्यास नदी और सतलुज नदी के बीच के मूल्यवान क्षेत्र जुलूंदुद दोआब अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेजों ने सिखों से कश्मीर छीन लिया। जो लाहौर की संधि थी उसी समय अंग्रेजों ने सिखों से क्या छीन लिया? कश्मीर छीन लिया। और जो जुलवंदर दोआब था वो भी अंग्रेजों ने सिखों से छीन लिया। इसके बाद अमृतसर की संधि होती है जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद ही होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जम्मू के राजा गुलाब सिंह थे। जम्मू के राजा गुलाब सिंह ने 7.5 मिलियन रुपये के भुगतान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कश्मीर खरीदा और राजा गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर की महाराजा की उपाधि दे दी। अमृतसर की संधि में क्या होता है कि जो जम्मू का राजा गुलाब सिंह था वो 7.5 मिलियन रुपया, 7.5 करोड़ इसको बोल सकते हैं कि 7.5 मिलियन रुपया भुगतान करके ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर खरीदा और राजा गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर का महाराजा की उपाधि दे दी। अमृतसर की संधि में होता है कि
कश्मीर खरीदता है और वहाँ पे राजा गुलाब सिंह को वहाँ का महाराजा की उपाधि दे दी जाती है। भैरोवाल की संधि भी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच महारानी को 1.5 लाख रुपये का पेंशन से सम्मानित किया जाएगा और लाहौर में शासन चलाने हेतु एक ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा किया जाएगा। बेरावल की संधि 1846 में हुई थी, जिसमें महारानी को 1.5 रुपये का पेंशन से सम्मानित किया जाएगा। 1.5 लाख रुपया पेंशन से 1.5 लाख रुपये पेंशन से सम्मानित किया जाएगा और लाहौर में शासन संचालन हेतु ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसी बात देखेंगे, एक क्विक रिवीजन है सिख साम्राज्य के बारे में। एक क्विक रिवीजन है, देख लेते हैं। गुरु नानक ने सिख साम्राज्य की, एक सेकेंड, हाँ देखो, गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की। बंदा बहादुर ने सिख साम्राज्य की राजधानी लोहगढ़ को बनाई। कर्पूर सिंह ने 12 मिसलों को मिलाकर दल खालसा का निर्माण किया। जो गुरु नानक था, उन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। गुरु गोविंद सिंह जिसका जन्म पटना में होता है 1666 ईस्वी में। ठीक है, हाँ ठीक है। बंदा बहादुर ने सिख साम्राज्य की राजधानी को लोहगढ़ बना दिया था। बंदा बहादुर ने सिख साम्राज्य की राजधानी कहाँ बना दिया? लोहगढ़ बना दिया था। बंदा बहादुर को फर्रुख शेर मार देता है। कर्पूर सिंह ने 12 मिसलों को मिलाकर दल खालसा का निर्माण किया, जिसमें से एक महाराणा रंजीत सिंह थे। सुकर चकिया मिसल के संस्थापक चतर सिंह थे। सुकर चकिया मिसल का जो संस्थापक था वो था चरत सिंह। सुकर चकिया मिसल का संस्थापक चरत सिंह था। महाराणा रंजीत सिंह का जन्म सुकर चकिया मिसल में हुआ था। जो महाराणा रंजीत सिंह था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? सुकर चकिया मिसल में हुआ था। महाराणा रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य में कश्मीर, मुल्तान, अटक, अमृतसर और लाहौर को मिला लिया। अफगान शासक शाह शुजा ने महाराणा रंजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा दिया था। जो शाह शुजा था, उन्होंने महाराणा रंजीत सिंह को क्या दिया था? कोहिनूर का हीरा दिया था। महारानी जिंद कौर 1846 तक दलीप सिंह की संरक्षिका रही। जो महारानी जिंद कौर थी वो 1846 तक दलीप सिंह की संरक्षिका रही। महाराजा दलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी की सेना के मध्य चिलियावाला का युद्ध हुआ। जो महाराजा दलीप सिंह था और लॉर्ड डलहौजी था, उनके मध्य कौन सा युद्ध होता है? चिलियावाला का युद्ध होता है। प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध महाराजा दलीप सिंह के कार्यकाल में हुए। जो प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था वो महाराजा दलीप सिंह के कार्यकाल में हुआ था। महाराजा दलीप सिंह के कार्यकाल में प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 9 मार्च 1846 को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई। भेरावल की संधि और अमृतसर की संधि का संबंध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से है। देख लेते हैं एक बार। जो लाहौर की संधि थी, लाहौर की संधि में बोला गया कि लाहौर की संधि में कश्मीर को छीन लिया गया और लाहौर की संधि में कश्मीर को छीन लिया गया और एक दोआब क्षेत्र था सतलज नदी के बीच के, उसको छीन लिया गया। भेरावल की संधि। उसके बाद अमृतसर की संधि में क्या हुआ? अमृतसर की संधि में कश्मीर जो था वो अंग्रेज़ों से 7.5 मिलियन में खरीद लिया और वहाँ का राजा गुलाब सिंह को महाराजा घोषित कर दिया गया। भेरावल की संधि में क्या होता है कि महारानी जिंद कौर को 1.5 लाख रुपया पेंशन देने की बात कही गई। ठीक है, और अंग्रेजी शासन वहाँ का संरक्षण करेगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर ने पंजाब में अंग्रेजी शासन में विलय किया। जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर ने पंजाब का अंग्रेजी शासन में विलय किया। 13 जनवरी 1849 को गुजरात का युद्ध और टोपो का युद्ध अंग्रेजी कप्तान चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया। इसके बाद अवध को ब्रिटिश का स्थापना क्यों किया गया? अवध एक महत्वपूर्ण जगह था जो कि बीच में पड़ता था एकदम। ठीक है, अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस प्रकार की गई? अवध पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला था। जो पश्चिम में कन्नौज था इसके पश्चिम में कन्नौज था, ये इस तरफ कन्नौज था और पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। अवध इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है कि अवध के एक तरफ मराठा साम्राज्य था और एक तरफ अंग्रेज थे और ये बीच का रास्ता, इसलिए अवध को बफर राज्य भी कहा जाता है। अवध को क्या कहा जाता है? बफर स्टेट भी कहा जाता है। अवध को 1856 में किस तरह मिलाया गया ये देखते हैं। अवध का प्रमुख नवाब के बारे में पहले जानेंगे कि यहाँ का प्रमुख जो मेन जो नवाब था उनके बारे में जानेंगे कि यहाँ का प्रमुख नवाब कौन कौन था। पहला था शहादत अली खान, जिन्होंने अवध का संस्थापक था। शहादत अली खान जो कि अवध का संस्थापक था। अवध का संस्थापक कौन था? शहादत अली खान था। अवध का संस्थापक कौन था? शहादत अली खान था। अवध का संस्थापक शहादत अली खान था। अवध का संस्थापक शहादत अली खान था। उपाधि बुरहान उन मुल्क और राजधानी इन्होंने फैजाबाद बनाई थी। अवध की राजधानी फैजाबाद बनाई थी। इसके बाद सफदरगंज, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, शहादत अली खां, गजाउद्दीन हैदर अली खां, वजादीन अली खां, ये सब अवध से ही जुड़े हुए लोग थे।
शहादत अली खां प्रथम सबसे पहले जो अवध का संस्थापना की था, शहादत अली खां, उनके बारे में जानेंगे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में बयाना का सूबेदार नियुक्त किया था। जो शहादत अली खां था, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में बयाना का सूबेदार नियुक्त किया था शहादत अली खां को। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में मदद की और 1722 में अवध का सूबेदार स्वतंत्र रूप से अपने आप को घोषित कर लिया। 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। 1739 में विष खाकर शहादत अली खान ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद सफदरगंज के बारे में जानेंगे, जो कि 1739 से 1754 तक रहा। शहादत खां का भतीजा और दामाद था सफदरगंज। बेहद नैतिक, कुशल और सादा जीवन जैसे मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खान जीता था, वैसे ही ये जीता था। रूहेला और बसंत पठान के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। पश्चिम उत्तर सीमा के प्रवृत्ति श्रेणियों से आए अफगान के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। लखनवी संस्कृति को जिंदा सफदरगंज ने रखा था। ये जो सफदरगंज था, इन्होंने ही लखनवी संस्कृति को शुरुआत किसने किया था? सफदरगंज ने किया था। बहुत सारे साहित्यिक व्यापार 1775 के बाद अवध के नवाबों का निवास लखनऊ में होने लगा। सफदरगंज के बाद शुजा-उद-दौला आता है, जो कि 1754 से 1775 तक अवध का शासन किया था। सफदरगंज का पुत्र था शुजा-उद-दौला, जो था वो सफदरगंज का पुत्र था। शुजा-उद-दौला पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो उसमें पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध शुजा-उद-दौला के द्वारा लड़ा जाता है 1764 में। इलाहाबाद की दूसरी संधि में अंग्रेजों ने इलाहाबाद और करा क्षेत्र जो था वो छीन लिया। चुनार दुर्ग को कर मुक्त व्यापार घोषित कर दिया। 1773 में बनारस की संधि हुई। 1773 में बनारस की संधि कब हुई? 1773 में बनारस की संधि हुई, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। बनारस की संधि वॉरेन हेस्टिंग्स और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। शुजा-उद-दौला ने 50 लाख रुपये देकर अंग्रेजों से इलाहाबाद और करा लिया। फिर शुजा-उद-दौला से जो करा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र इलाहाबाद की संधि से छीन लिया था, वो उसने 50 लाख रुपया देकर करा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र वापस अंग्रेजों से लिया। शुजा-उद-दौला के बाद आसिफ-उद-दौला आता है। हेस्टिंग के साथ फैजाबाद संधि जो होता है आसिफ-उद-दौला करता है। हेस्टिंग्स के साथ फैजाबाद की संधि जो होता है वो आसिफ-उद-दौला करता है। बनारस पर अंग्रेजी अधिकार कर लिया था। बेगम के साथ जो आसिफ-उद-दौला था, उसकी बेगम के साथ दुर्व्यवहार किया गया था हेस्टिंग के द्वारा, जिसके लिए हेस्टिंग पर महाभियोग भी लगाया जाता है। लखनऊ में बिना स्तंभ वाली इमाम बाड़ा का निर्माण आसिफ-उद-दौला ने किया था। आसिफ-उद-दौला ने लखनऊ में बिना स्तंभ वाले इमाम बाड़े का निर्माण किया था। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बना दिया था। जो आसिफ-उद-दौला था, उन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बना दी थी। शहादत अली खां, जो कि शुजा-उद-दौला का पुत्र था। शहादत अली खां, जो कि शुजा-उद-दौला का ही पुत्र था। 1801 में वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। राजा की उपाधि शहादत अली खां ने की थी। इलाहाबाद अंग्रेजों को दे दिया फिर से। गाजी उद्दीन हैदर अली खां, जो कि शहादत द्वितीय का पुत्र था। हेस्टिंग्स ने 1815 में बादशाह की उपाधि दी। वाजिद अली शाह, जो कि अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, जो कि अवध का अंतिम नवाब था। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाया गया अवध पर। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया और 1856 में अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। जिसका परिणाम था कि यह एक अनैतिक कार्य था। यह एक बहुत ही अनैतिक कार्य था। सैन्य विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी के बाद शुरू हो जाते हैं। इसी के बाद सैन्य विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाते हैं। ये सब भी कारण था सैन्य विद्रोह का। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था। अब इसके बाद अवध का क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अवध में क्या क्या हुआ था। अवध अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही बफर राज्य था, मतलब कि बीच का रास्ता। एक तरफ मराठा था, एक तरफ अंग्रेज थे। 1722 में शहादत अली खान ने प्रथम ने स्वतंत्र अवध की स्थापना की थी। अवध की स्थापना शहादत अली खान ने की थी। सफदरगंज के समय लखनवी संस्कृति का विकास सफदरगंज के समय हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को शुजा-उद-दौला ने मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। 16 अगस्त 1765 में शुजा-उद-दौला ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि पर हस्ताक्षर किया। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, जो कि शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव था। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग और शुजा-उद-दौला के बीच बनारस की संधि होती है। ठीक है, बनारस की संधि होती है। ठीक है, हाँ, तो बनारस की संधि में ये हुआ था कि बनारस की संधि में 50 लाख रुपया देकर फिर शुजा-उद-दौला ने 50 लाख रुपया देकर करा और
इलाहाबाद वाला क्षेत्र वापस ले लिया था अंग्रेज़ों से। आसफ उद्दौला ने हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि की। आसफ उद्दौला ने हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि की। 1801 में शहादत अली खां द्वितीय ने वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। जो शहादत अली खां था द्वितीय था, उन्होंने वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। 1815 में गाजी उद्दीन हैदर अली खां को 1815 में गाजी उद्दीन हैदर अली खां ने हेस्टिंग के बादशाह की उपाधि दी। 1856 में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में जेम्स आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर अवध में कुशासन का आरोप लगाकर उसे अवध को अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया। ठीक है, 1856 में क्या किया कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर जो होता है ये ख़त्म हो जाता है कि अवध किस तरह मिलाया, जिस तरह मिलाया, ये सब खत्म हो गया।